इवन जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में नियत की होती है कि हमने हर सेमेस्टर में पूरे रोज़ का रोज़ पढ़ना है, तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि इवेंचुअली आपको पढ़ने का तरीका समझ आ जाता है। एंड पे सब ओएचटी से एक हफ्ते पहले ही पढ़ रहे होते हैं। कि ये होती है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना होता काम के साथ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल मोइज़ आसिफ, मैं यूट्यूब रहने व्लॉगर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल मोइज़ आसिफ। आज मेरे साथ बैठी हुई हैं फातिमा। इनका फर्स्ट सेमेस्टर में बस 3 पॉइंट कितना था, 3.91 था। बाकी सारे सेमेस्टर में स्ट्रेट 4 है। और इस वक्त CGPA कितना चल रहा है? 3.98। तो इस वक्त CGPA इनका 3.98 चल रहा है। तो मैंने कहा कि मैं इनसे पूछूं और आप लोगों को बताऊं कि क्या ऐसे सीक्रेट्स होते हैं, क्या ऐसी बातें होती हैं जो अगर आप लोग भी फॉलो करें तो आप लोग भी अपना GPA जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि किस तरह से टाइम मैनेज करती हो। यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी हैं, स्टडीज़ भी हैं, पूरा दिन एक बड़ा हेक्टिक होता है, किस तरह से मैनेज करते हो सारा? अच्छा, ये थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है क्योंकि अगर सोशल साइंसेज में आप हो तो इतना स्टडीज़ मुश्किल नहीं होती, तो टाइम ज़्यादा निकल आता है। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में हो तो मतलब लैब भी 1-3 घंटे की होती है, तो यूजुअली आप 4-5 बजे ही फारिग हो रहे होते हो। तो मतलब की ये होती है कि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं करना होता काम के साथ, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आपके ब्रेन के कुछ लिमिटेशंस हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर्स अपने रख लो, जैसे मतलब अब ये वेरी करता है हर बंदे के, अपने कुछ के स्पोर्ट्स होते हैं। मैं यूजुअली जैसे कोई बिंज वॉचिंग या इस तरह की चीज़ें कर रही थी। तो किस टाइम कितना स्टडीज़ को मतलब दे रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर को कितना? जो टाइम मतलब स्टडीज़ को देने वाली बात है ना, ये मतलब आपका भी एक्सपीरियंस है। लेकिन हर सेमेस्टर जैसे आप शुरू करते हो उसके बाद वेरी करता है। यूजुअली फर्स्ट ईयर में सब ज़्यादा टाइम देते हैं, फिर आपको पढ़ने का तरीका आ जाता है, तो हर सेमेस्टर कम देते हैं। इवन जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में नियत की होती है कि हमने हर सेमेस्टर में पूरे रोज़ का रोज़ पढ़ना है, तो वो भी नहीं कर पाते क्योंकि इवेंचुअली आपको पढ़ने का तरीका समझ आ जाता है। एंड पे सब OHT से एक हफ्ते पहले ही पढ़ रहे होते हैं। तो मैंने भी फर्स्ट ईयर में बस ये कोशिश करती थी कि हर 2 या 3 दिन बाद मैं देख लूँ कि पिछले 2-3 दिन में क्या कवर किया है, ठीक है। और मतलब स्पेशली जब मैं क्लास में जाऊँ और मुझे कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मतलब मैं देखूँ कि अच्छा अब ये जो लेक्चर इसके तो बेसिक्स ही मैंने कवर नहीं किया, तो तब मैं कर लेती थी। लेकिन उसके बाद प्रीटी मच ऐसे है कि मतलब OHT क्योंकि आपको समझ आ जाती है कैसे करना है, तो OHT से पहले 1 हफ्ते पहले कर दिया, और ESCs के एंड 2 हफ्ते पहले किया, 2 या 6-7 दिन, वो यही हफ्ता ही। सही है। और एक्स्ट्रा करिकुलर्स हर रोज़ होती हैं कि? हाँ, मतलब इसके अलावा जो भी टाइम होता है उसमें तो आप ये रिलैक्स ही करते हो ना एक्स्ट्रा करिकुलर। तो हाँ, जो दिन अब पेपर से 2-3 दिन पहले तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं होंगे प्रीटी मच, लेकिन बाकी दिनों में तो हो ही रहे होते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ आपके, जैसे आपने कहा अभी कहा कि क्लासेस में मैं जाती थी और मुझे ना समझ नहीं आती थी, मतलब कई टॉपिक समझ नहीं आती थी, तो मैं जाकर फिर पढ़ती थी कि मुझे समझ नहीं आ रही, बेसिक्स ही नहीं मेरी क्लियर। तो मतलब क्लास में फोकस होना ज़रूरी है, क्लास में समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में उन्हें क्लास में समझ ही नहीं आता। नहीं, मतलब नॉट नेसेसरीली कि मैं क्लास में बहुत फोकस, जैसे आपको होता है ना कि आप कोई क्लास है, आप उसमें बैठे हुए हो, ठीक है ना, टीचर कोई लेक्चर पढ़ा रहा है, अगर आप अटेंटिव नहीं भी हो, आप कोई थोड़ा बीच में कोई 5 मिनट भी देखते हो, आपके अच्छा ये क्या चीज़ है, मतलब मुझे तो इसके अलिफ बे ही नहीं आती है, तो ये क्या बात है। फिर बंदे को घबराहट सी होती है, बंदा कहता है अच्छा जाके मैं देखूंगा कि ये पीछे वाली क्या चीज़ें हैं, और ताकि ये दिस स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू मी, वरना फिर चीज़ें इतनी मुश्किल लग रही है तो आपको लगता है मैं तो ये कर ही नहीं सकता। लेकिन जनरली आई वुड रिकमेंड कि क्लास में सुनना चाहिए, क्योंकि मैं तो मतलब इवन अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और यूनिवर्सिटी के भी कोविड से पहले, या इवन आपको कि कोविड में जब ऑनलाइन क्लासेस थी, मैं क्लास में सुनती भी थी और क्वेश्चंस वगैरह भी पूछती थी। लेकिन जब वो कोविड में ऐसे हुआ ना कि जब फिर ऑनलाइन क्लासेस में सब थोड़े सुस्त हो गए, तो अटेंशन स्पैन मेरा बहुत ख़राब हुआ। उसके बाद आके मैं नहीं सुन पाई क्लासेस में, मतलब यही था जाके ही देखती थी, या कोई चीज़ नहीं समझ आई वो बाद में कभी किसी टीचर से पूछ ली, लेकिन उसके बाद में इतना नहीं। लेकिन आई वुड स्ट्रांगली जो लोग क्लास में सुनते हैं वो बहुत फ़ायदे में रहते हैं। क्लास में अगर तो आपके टीचर अच्छा समझाते हैं तो क्लास में सुनना चाहिए। तो मतलब ये पॉइंट के क्लास में बहुत से स्टूडेंट, जो 80% स्टूडेंट होते हैं, उन्हें बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता, अक्सर लोगों को समझ ही नहीं आ रही होती। कुछ लोग होते हैं जो फोकस से पढ़ रहे होते हैं, तो मतलब ईगल आइड फोकस जिसे कहते हैं, वो आप लोगों ने अगर क्लास में रखना है तो ये मतलब बहुत एक बेसिक ये भी फ़ायदा होता है ना क्लास में सुनने का, कि जब आप वापस जाके जब कुछ खोल रहे हो, अगर आपने क्लास में नहीं सुना हो तो उसको एक कॉम्प्रिहेंड करने में भी बहुत बेसिक लेवल पे बहुत टाइम लग जाता है, यानी तो कि वो स्लाइड्स को समझने में कि चल क्या रहा है। लेकिन अगर आपने क्लास में सुना है तो आप बस डीप डाइव कर सकते हो जल्दी, आपको पता ही है कि मतलब किस बारे में। बट टाइम बहुत बचता है, क्योंकि क्लास वाला टाइम आप वैसे ही कुछ और तो नहीं कर रहे, बैठे हो तो मतलब सुन ही लेना चाहिए। बिल्कुल। तो एक ये बात होती है कि जो GPA होल्डर्स होते हैं ज़्यादा, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, वो बस पढ़ रहे हैं, पूरा दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास में भी बस अलहदा बैठे हैं। और तो इस तरह की कोई बात होती है, कोई दोस्त फ्रेंड सर्कल वगैरह होता है कि नहीं होता? नहीं, मतलब
ये यूजुअली ऐसे मिसकंसेप्शन फैलाया जाता है, मतलब मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करी, जनरली आप भी जानते होगे जिनके हाँ। जीपीएस होते हैं अच्छे, तो सबकी सोशल लाइफ होती है। बिल्कुल। और मतलब यूजुअली मैंने देखा है कि जो कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट होते हैं कि पूरे वक्त चिल कर रहे होते हैं, 2-3 दिन पहले पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं। हाँ। लेकिन जनरली स्पीकिंग ऐसे होता है कि सबकी ही सोशल लाइफ होती है, लेकिन बस जिसका एम होता है कि मैंने अपना जीपीए मेंटेन करना है, उसने वो रखा होता है कि अच्छा बस अब इसके बाद तो मैंने पढ़ना है, यानी अब एक हफ्ता अगर मैंने रखा था अब इसमें मैंने कोई मस्ती नहीं करनी, अब इसमें मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, बेशक मैंने 4 हफ्ते में मज़ा किया जो भी, और वो अपनी थोड़े डेडलाइन से मुझे लगता है ज़्यादा स्टिक करने की कोशिश करते हैं, जबकि मतलब यूजुअली बाकी लोग मैंने देखा थोड़े कंप्लेसेंट हो जाते हैं। मतलब वही बात जो मैं अक्सर वीडियोस में कहता होता हूँ कि लाइफ में बैलेंस रखो, पार्टी भी करो और जब टाइम आए पढ़ने का तो पढ़ो भी। अगर कोई इवेंट वगैरह आ रहा है तो पहले जो डेडलाइंस है उन्हें मैनेज करके बाद में इवेंट भी इंजॉय करो। बेशक पहले ना भी मैनेज करो, लेकिन जनरली यही है ना कि लेकिन उसका टाइम ज़रूर रखो कि कभी मैंने ये मतलब इसका एक टाइम होगा, ये नहीं कि मतलब अब जब डेडलाइन है उससे 1 घंटे पहले बैठ के जल्दी जल्दी में बस जो हुआ सबमिट कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट आता है सब ये कर रहे होते हैं, लेकिन मतलब ये आई डोंट रिकमेंड कि ऐसे। ठीक है, लेज़र फोकस्ड होके हमने क्लास में पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद हमने मतलब मैं खुद भी लेज़र फोकस नहीं हूँ 1.5 साल से, लेकिन मतलब जनरली हाँ ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद घर जाके स्लाइड्स भी पढ़ ली, ठीक है। अब सिर्फ स्लाइड्स कंप्लीट है कि स्लाइड से पढ़ लो और हो जाएगा, मतलब सिर्फ स्लाइड्स मतलब अदर देन स्लाइड्स प्रैक्टिस मटेरियल वगैरह पढ़ना चाहिए कि नहीं? देखो देन अगेन मैं कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म के लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको मैं जानती हूँ, ठीक है, मतलब शायद एक क्लास में 1-2 ही होते हैं जो कि सिर्फ, या हर क्लास में होते भी नहीं है मेरे ख्याल, जो सिर्फ स्लाइड से ही पढ़ते हैं, और फिर मतलब उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतनी अच्छी होती हैं कि वो फिर भी पेपर में बहुत अच्छे नंबर ले रहे होते हैं, और कुछ होते हैं जो बुक से भी सॉल्व कर रहे होते हैं लेकिन उनके बहुत कम आ रहे होते हैं। लेकिन मतलब एक अगर जनरल आपने मुझसे ओपिनियन मांगना है कि आप इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफ साइड, राइट, सो आई वुड से कि जो टेक्निकल कोर्सेज स्पेशली मैथ्स के कोर्सेज हैं, और जैसे ये DLD वगैरह, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जिस मे बी प्रॉब्लम्स आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़े, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़्यादा लगे, उसके क्वेश्चंस स्पेशली मतलब ये टीचर्स को देख के भी पता चल जाता है कि ये वो टीचर्स बता भी देते हैं कि वो बुक से देंगे, अगर आपके सीनियर्स ने उसी टीचर से पढ़ा तो वो बता देते हैं कि अच्छा बुक से अगर तुम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हो ना तो तुम लोगों का आराम से पेपर हो जाएगा। तो उस केस में आपको बुक से थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चन जैसे जो स्पेशली मैथ्स के कोर्सेज हैं उसमें कर लेने चाहिए, ठीक है। और जो बाकी टेक्निकल कोर्सेज हैं, जैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से, तो जो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज होते हैं उसमें भी यही होता है कि अगर आपके पहले से उस लैंग्वेज में कोई स्किल्स हैं या आपने कोई टाइम रखा था उस लैंग्वेज में स्किल्स बिल्ड करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अपने स्लाइड्स, तो और पेपर ऐसा ही आता है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में तो स्लाइड्स वाला तो नहीं आता। तो लेकिन जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स हैं, जो थोड़े हम कहते हैं सूखे कोर्स होते हैं, उसमें तो स्लाइड्स में काम चल जाता है। मतलब प्रैक्टिस इज़ कंपल्सरी, प्रैक्टिस इज़ नीडेड अगर आपके टेक्निकल कोर्सेज हैं। कोई एक ऐसा सीक्रेट, कोई जो आपको लगता है, होती तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, कोई एक ऐसा सीक्रेट जो आपको लगता है कि ये चीज़ होती है जो करके आप अच्छा GPA ले सकते हो? मतलब मेरे ख्याल में अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर अगर आप फोकस करें तो आप बहुत अच्छा GPA ले सकते हैं, क्योंकि मतलब आई थिंक कि जब हम यहाँ पे आते हैं, जो मतलब मेरी ये मैंने ये सीखा है, तो प्रीटी मच सभी सारे अपने कुछ मोस्टली तो बोर्ड के टॉपर्स होते हैं, सबके 1000 से ऊपर नंबर होते हैं, अपनी पूरी स्कूल लाइफ में टॉप पे रहे हुए होते हैं, तो सब आके ना बड़े वो हो जाते हैं कि सभी इतने लायक है, अब हम क्या करें और हम कैसे स्टैंड आउट करें किसी में, और हम कर भी कैसे सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं कि हम स्टैंड आउट करें। तो मतलब आई थिंक इनकी भी यही जो नस्ट वाले पेपर भी इस तरह बनाते हैं टीचर्स, या मेरी 1-2 दफ़ा मैंने टीचर से पूछा था तो वो कहते हैं हाँ ऐसे ही होता है, कि उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक टाइम कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करें जो जनरली हर बच्चा एक ने अगर आधे घंटे में किया, दूसरा शायद घंटे में कर ही ले, लेकिन वो एक ऐसा टाइम देंगे जिसमें 10-15 बच्चे कर लें और बाकी शायद ना कर पाए, ठीक है, कि उनको पेपर ऐसे रिलेटिव ग्रेडिंग उन्हें करनी होती है। तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है आपकी, और अगर आप कम टाइम में फोकस होकर कोई भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, अगर आप उसके कॉन्सेप्ट के रूट तक पहुंच सकते हो, तो मतलब आई थिंक यही है ये बात, और कोई नंबरों की कोई वो नहीं, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द मेन थिंग, कि कॉन्सेप्ट आपका कितना अच्छा है। अब FSC से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनमें एक ये बहुत होता है पेपर प्रेजेंटेशन का, वो मार्कर्स लेके आते हैं और पता नहीं क्या क्या पेपर को किन कलर्स के साथ सॉल्व करते हैं, पूरा दुल्हन की तरह सजा के जाते हैं, उसका कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता, मतलब स्ट्रेट नो। 95% कोर्सेज में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज में से भी कुछ कोर्सेज हैं
जिनके टीचर्स खुद ही कह देते हैं कि फ़र्क पड़ता है, हाँ, ठीक है, वो भी ठीक है। टीचर आपको खुद बता देते हैं कि अच्छा हमारा पेपर साफ करके आना, ऐसे ये ना हो कि पढ़ा ही ना जाए, ठीक है। टेक्निकल कोर्स में, मैथ्स में, प्रोग्रामिंग में, फिर टेक्निकल में तो पढ़ता ही नहीं है, सिरे से कभी भी नहीं पढ़ता, ठीक है। जो ह्यूमैनिटीज़ के भी सब में नहीं पढ़ता, कुछ कोर्स ऐसे होंगे जिनके टीचर्स भी आपको लगेंगे कि अच्छा थोड़े ओल्ड स्कूल्स हैं, वो कह भी देंगे कि अच्छा पेपर साफ करके, तो उस पेपर में मैक्सिमम ये कि आप हेडिंग ज़रूर लिख लें सवाल से ऊपर कि किस बारे में है सवाल, और नीचे और साफ थोड़ा लिखना, ये नहीं अब वो कहते हैं कि कोई मोती प्रो के आए हैं, ठीक है, लेकिन अगर साफ साफ लिखें जो कॉम्प्रिहेंड कर सके टीचर। और क्योंकि यूनिवर्सिटी में आके लोग ऐसा भी नहीं लिख रहे होते कि जो टीचर पढ़ सके, वो यही कंप्लेन कि हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे। तो मतलब अगर आपने हेडिंग दे दी और अगर आपने इतना लिख दिया, ये मैं उन कोर्सेज की बात करूँ जिसमें मैटर करती है प्रेजेंटेशन, और आपने इतना लिख लिया है कि टीचर पढ़ पा रहा है, ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ इनफ। और मतलब आपको ही आप उसके ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम भी पेपर्स में कम होता है, आपको भी पता है, जैसे मैंने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, उनने सवाल ऐसे ही डिज़ाइन करते हैं कि कम टाइम में कौन कर सके, तो उसमें अब आप लाइनों पे और इधर मार्कर मारने पे तो आधा पेपर इसी में गुजर जाए आपका। तो वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर होता है उनमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल किसी भी पेपर में, आई वुड से कि ज़रूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आपकी राइटिंग कॉम्प्रिहेंसिबल है और आप हर सवाल के ऊपर हेडिंग दे देते हो कि किस बारे में, उस सवाल की हेडिंग के नीचे भी लाइन मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे एक लास्ट एडवाइस जो व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं उन्हें आप देना चाहो फॉर यूनिवर्सिटी लाइफ या स्टडी के लिए, बेसिकली हमारा जो स्टडी भी है इस वक्त, तो क्या एडवाइस ऐसा देना चाहोगे? मतलब जनरली एक एडवाइस मैं दूंगी कि मतलब हाँ, पढ़ाई एकेडमिक सब ज़रूरी होता है और मेहनत करनी चाहिए सबको, लेकिन मतलब मैंने जो एक बात नोटिस की है कि हम लोग स्पेशली जब इधर हम सब आते हैं तो हम लोग अपने सेल्फ इस्टीम को, हम अपने वैल्यू को ही एकेडमिक परफॉर्मेंस पे शुरू में सब मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। और जिनका नहीं आता वो बहुत डिस्करेज हो जाते हैं, ठीक है। जिनको लग रहा होता है कि वो पीछे रह जाएंगे, बहुत उनको लगता है कि हम तो किसी मतलब हमने अपनी पूरी ज़िंदगी शायद एक झूठ में जी, हम इतने सालों से फर्स्ट आ रहे थे अब, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है। और बाकी सब जो लोग होते हैं वो अपने अपने नीश फिगर आउट करते हैं और वो उन चीज़ों को मास्टर कर लेते हैं, और वो कोई ऐसे किसी उस दूसरे से कम नहीं, मतलब यू हैव ऑल्सो सीन इट राइट, कि किसी को अगर लगेगा कि अच्छा मेरा जीपीए नहीं आ रहा, तो वो किसी पर्टिकुलर स्किल पे, कम्युनिटी बिल्डिंग वगैरह किसी और चीज़ पे फोकस करेगा, अच्छा मैंने अब जॉब करनी है, या वो कहेगा अच्छा मैंने जीपीए 4 लेने की कोशिश करनी भी नहीं है, मैंने इतना 3.1 3.2 तक रखना है, ठीक है, और मतलब इसमें मुझे कहीं किसी यूरोपियन कंट्री में तो एडमिशन मिल ही जाएगा, ठीक है, और बाकी मैंने ऐसा करना कि मुझे कोई जॉब पे ले सके, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मैं कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर का ही कह रही हूँ कि बाकियों में तो आई गेस किसी हद तक अब मुझे बाकियों का आइडिया नहीं, लेकिन इसमें आई थिंक यही सीन है। मतलब आई वुड से कि आप सक्सेस तक पहुंचने की, मतलब सबकी अपनी जर्नी होती है ना अपनी, इवन अगर आप सक्सेस को अपने करियर से भी मेजर कर रहे हो, तो करियर में भी सक्सेस में तक पहुंचने की सबकी अपनी जर्नी होगी, ठीक है। मतलब इवन मतलब जो मेरे सीनियर्स जो ग्रेजुएट हो गए, ठीक है, जो आपके भी सीनियर्स थे, तो उसमें मुझे मेरी उनसे भी बात होती है, तो जैसे कोई होता है उसके शुरू में बहुत अच्छी जॉब लग जाती है ग्रेजुएट होने से पहले, कोई होता है उसकी ग्रेजुएशन के 5 महीने बाद बहुत अच्छी लगती है, कोई होता है वो शुरू में बहुत छोटी का तो बाद में उसकी उन दोनों से भी अच्छी लग जाएगी, कोई होगा वो बाहर एमएस करने चला जाएगा, कोई होगा वो बाद में एमएस करने चला जाएगा। सो ये मतलब ये बहुत लक पे डिपेंड करता है, ऐसे नहीं है कि अगर आपके एक सेमेस्टर में बड़ा कम जीपीए आ गया है या आप पढ़ाई में कुछ नहीं, बस ये कि अपनी नीश आपने ढूंढनी है और उसमें आप मेहनत करोगे तो इट इज़ हाईली लाइकली कि यू नो यू विल स्टैंड आउट। ये मतलब इफ एज लॉन्ग एज यू आर मोटिवेटेड एंड ऑनेस्ट यू विल स्टैंड आउट। मतलब कंपैरिजन्स ना करो, आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, आपके अंदर जो चीज़ है वो दूसरों के अंदर नहीं है, बेशक वो जिसका हाई जीपीए भी है। अब जैसे हमारे साथ जो होते हैं वो कुछ जनरली स्पीकिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस में कुछ स्टार्टअप में लग जाते हैं, कुछ अब शुरू से ही जॉब्स करने लगते हैं डिग्री के दौरान, कुछ का होता है कि हमने जीपीए रखना है, मास्टर्स करने जाना है, कुछ बीच में जैसे उनका होता है कि दोनों चीज़ें हमने रखनी है, और इवेंचुअली 90% लोगों का कुछ ना कुछ नहीं मतलब बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और मतलब 90% जब तक आपको आप ये कहोगे कि जीपीए आपकी क्लास में कितने लोगों का बहुत स्टुपेंडस आएगा, आई वुड से 10 to 15%, दिस इज ट्रू, चाहे आप रिलेटिव ग्रेडिंग में एब्सोल्यूट में यही होगा, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ 10 to 15% लोग ही सक्सेसफुल होंगे? 90% होंगे, ठीक है। और वो 90% ये कि विल पावर है, मतलब आपने बस ये करना कि मैं होऊंगा 90% में तो आना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आई हैव टू गिव माई बेस्ट एंड आई हैव टू फिगर आउट कि मेरी नीश क्या है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, यही सारा इंटरव्यू था, काफ़ी चीज़ें पता चली मुझे, काफ़ी चीज़ें पता चली मुझे, काफ़ी हेल्प आउट हुई, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं है इन बातों का, तो आप सबको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। और बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।